तो कहानी के शुरुआत में हमें एक सिटी को देखते हैं जहाँ पर तबाही मच रही होती है और वहाँ पर सारे लोग किसी चीज़ से डर के भाग रहे होते हैं कि तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और वो लोग फिर से भागने लगते हैं और कहते हैं क्या इतनी जल्दी। फिर एक है कि वो दुकान में छुपते हैं, कोई टेबल के नीचे और कोई खिड़की से झांक रहा होता है डर के कि तभी कोई बैकग्राउंड में कहता है वो आ रहे हैं। और हम लोग सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर सारा सिटी तबाह हो चुका था। फिर उस सिटी का ब्रिज का सीन देखते हैं जहाँ पर एक ट्रक रखा हुआ था और उस ट्रक के ऊपर किसी का खून लगा हुआ था। फिर हम लोग देखते हैं कि उस ट्रक में एक आदमी मरा हुआ था और उसके पास में ही एक मॉन्स्टर खड़ा हुआ था। फिर एक दूसरा मॉन्स्टर अपीयर होता है ह्यूमन वर्ल्ड में और वो नूडल्स टाइप मॉन्स्टर ब्रिज को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और समुंदर में भी एक मॉन्स्टर देखते हैं। फिर हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर इस सिटी पर मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया है। दूसरे सीन में एक आदमी और एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो वो मॉन्स्टरों से छुपे हुए थे। तभी वो आदमी पीछे मुड़ता है और देखता है कि वो मॉन्स्टर उसे आंख मार रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर को देख के डर जाता है और चीखने लगता है कि तभी वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग को तोड़ने लगता है। फिर बैकग्राउंड में कोई कहता है ये ना तो कोई सपना है और ना तो कोई गेम, मॉन्स्टरों ने डायमेंशनल गेट को पार कर लिया है और ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके हैं। हजारों वर्षों से मॉन्स्टर केवल कुछ ही लोगों को दिखाई देते थे, लेकिन अब 21वीं सेंचुरी में वो मॉन्स्टर शहरों को भी तबाह करने लगे हैं। ये रियलिटी है जिसका हम अब सामना कर रहे हैं। तभी एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। तभी एक डॉगी एक मॉन्स्टर के ऊपर भौंक रहा था क्योंकि वो अपने मालिक को बचा रहा था कि तभी वो मिस्टीरियस आदमी मतलब अपना हीरो उस बिल्डिंग से कूद जाता है कि तभी दूसरा एक मॉन्स्टर आके उसे खाने की कोशिश करता है, जो देख के अपना हीरो अपने पावर से उसके ऊपर एक ज़ोर का मुक्का मार देता है और उसके मुक्के में इतना ज़ोर होता है कि वो मॉन्स्टर के चीथे उड़ जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर जो उस बच्चे को खाने जा रहा था वो पीछे मुड़ता है कि तभी उसका खेल ख़त्म हो जाता है और अपना हीरो उस बच्चे को लेकर बाहर निकल जाता है उस जगह से। फिर अपना हीरो उस बच्चे से कहता है क्या तुम ठीक हो, जिस पे वो बच्चा डरते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एक और मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जो देख के अपना हीरो अपने पावर को एक्टिव कर लेता है और उसके भी ऊपर एक ज़ोर का मुक्का मार देता है, जिस पावर से वो बच्चा डर जाता है। फिर अपना हीरो गुस्से से सामने की तरफ देखता है जहाँ पर सारे मॉन्स्टर अपने हीरो के सामने खड़ा होता है। फिर अपना हीरो अपने पावर को ओवरलोड करके एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारने लगता है, सबकी ढक्की टिकी ढाक करने लगता है कि तभी वो नूडल्स टाइप मॉन्स्टर अपने हीरो को पेट से कुचल देता है, जिससे नूडल्स टाइप मॉन्स्टर को लगता है कि उसने अपने हीरो को मार दिया होता है। मगर हम लोग देखते हैं कि अपना हीरो एक हाथ से उसके पैर को रोक चुका था और अपने पावर से एक घूंसे में उसके चीथड़े निकल देते हैं। फिर वो सब काम ख़त्म करके एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो स्मोक से निकल रहा होता है और अपना हीरो पीछे मुड़ता है। तभी हम लोग एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डार्क मैजिशियन खड़ा होता है, जो देख कर अपना हीरो भी तैयार हो जाता है। फिर वो डार्क मैजिशियन अपना कपड़ा उतारने लगता है और उसके भी शरीर में निशान आने लगते हैं और वो अपना पावर को एक्टिव कर लेता है। जो ये लाल धब्बे है, लाल धब्बे दाग है, वही उन लोगों का पावर होता है। फिर अपना हीरो बैकग्राउंड में कहता है एक बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि फिर अपना हीरो और वो डार्क मैजिशियन एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पर वो डार्क मैजिशियन भी अपने तेज़ी से अपने हीरो की तरफ बढ़ने लगता है। फिर उन दोनों की ब्लू और रेड पावर फ्लो होने लगती है बहुत ही ज़्यादा। फिर वो दोनों एक दूसरे को मुक्का मारने वाले ही होते हैं कि तभी अपना हीरो बैकग्राउंड में कहता है मॉन्स्टर मेरे पीछे पड़े हैं और इन सब का पीछे का कारण मैं ही हूँ। फिर 8 महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर सब बच्चे एक स्कूल में जा रहे थे कि तभी एक बुली बच्चा एक बच्चे को कहता है ए गधे, और वो बच्चा जो जा रहा था तभी वो पीछे मुड़ता है कि तभी उसे एक ज़ोर का चाटा मार देता है वो बुली बच्चा, जिससे वो नीचे धर्म से गिर जाता है। फिर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे उल्टा सीधा कहने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़का कहता है ए तुम लोग क्या कर रहे हो, कि तभी उन बुली बच्चों का हेड उसके ऊपर बैठ जाता है
और उसकी बहुत ही मजाक उड़ाने लगता है, जहाँ पर उसके 2 चमचे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उन दोनों चमचे में से एक चमचा कहता है, सैंगचोन, मुझे लगता है कि ये कमीना मर चुका है। जिस पर उनका लीडर कहता है, अरे गधे, अपना मुंह खोल और गधे की तरह आवाज़ निकाल। जो सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर उनका लीडर कहता है, अरे नहीं, ये कॉकरोच इतने से ही नहीं मरेगा। फिर वो उस लड़के का बाल पकड़ते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लूज़र नारू। तभी अपना हीरो बैकग्राउंड में कहता है, मैं 19 साल का हूँ, जब मेरी पावर अभी भी डोमेन थी। फिर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग लंच कर रहे थे। कोई बात कर रहा था और कोई लंच लेके आ रहा था कि तभी वो लोग एक सीट पे बैठने वाले होते हैं कि दूसरा बच्चा अपने हीरो की तरफ इशारा करता है, जिस पे वो देख के थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर अपना हीरो खाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम नारू है, लेकिन इसके वजह मुझे यहाँ पर सब लोग डोगरो कहते हैं। मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर सबसे कमज़ोर हूँ। फिर ये कहते कहते वो एक जगह पर कोई दवाई लेने लगता है कि तभी पीछे से कोई आवाज़ देता है और वो पीछे मुड़ता है कि तभी वो पहला चमचा उसे एक ज़ोर का लात मार देता है, जिससे वो बहुत ही ज़ोर से नीचे गिर जाता है और उसकी सारी दवा नीचे गिर जाती है। फिर अपना हीरो उन लोगों की तरफ देखता है, जहाँ पर वो लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहते हैं, ये क्या तुम खा रहे हो, कोई पोटी खा रहे हो क्या। एक कह के वो लोग उस दवाई को तोड़ने लगते हैं, जिस पे अपना हीरो मतलब नारू उन्हें रोकने लगता है कि तभी वो लोग उससे और भी ज़्यादा घिनौनी बातें करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो पहला बुली बच्चा अपने हीरो की इंसल्ट करने लगता है, जहाँ पर वो कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी तो माँ ही नहीं है, इसलिए तुम इतना बेवकूफ़ हो। जो सुन के अपना हीरो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उन दोनों की तरफ गुस्से से देखने लगता है। जो देख के वो दोनों पहले तो शांत होते हैं, मगर फिर दोनों हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। फिर वो पहला बुली बच्चा कहता है, क्या तुमने देखा इस गधे ने शक्ल कैसी बनाई थी। तब उन सब के पीछे आके कोई कहता है, हे तुम लोग बीमार बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। फिर हम लोग देखते हैं कि और कोई नहीं होता, उन सब का लीडर होता है और वो कहता है, तुम लोगों को बीमार बच्चे का इलाज करना चाहिए। फिर वो गंदी शक्ल बना के कहता है, फिजिकल थेरेपी के साथ। एक एक के वो आके एक ज़ोर का लात झाड़ देता है अपने हीरो के मुंह पे, जिससे अपना हीरो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर वो एक ज़ोर का मुक्का उसके पेट में मार देता है। फिर वो ऐसे ही करके उसके ऊपर टॉर्चर करने लगते हैं, जहाँ पर अपना हीरो मन में कहता है, अगर मुझे पीटा भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो ये है कि मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुनता। मुझे जितना गुस्सा आएगा मैं उतना ही कमज़ोर हो जाऊंगा। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे चारों ओर जंग लगी जंजीर बंधी हुई है। मैं एक भी उंगली नहीं उठा सकता और मेरे हार्ट बीट भी फटने को है। ऐसा लगता है जैसे कोई अजीब शक्ति मुझे रोक रही है। सिर्फ एक बार, अगर ये सिर्फ एक बार हो तो मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं जितना चाहे उतना गुस्सा करना चाहता हूँ। मैं उन सभी को मार डालना चाहता हूँ। मैं सभी को ख़त्म कर डालूँगा। ये कह के वो बहुत ही गुस्से से घूरने लगता है, जो देख के सैंगचुन कहता है, क्या इस कमीने को देखो। एक एक ही वो उसके ऊपर मारने जाता है और कहता है, अब तो तू गया। कि तभी उन लोगों के पीछे से कोई कहता है, हे मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और वो कहती है, तुम लोगों की वजह से मुझे पानी नहीं मिल पाता। और उसका नाम होता है ली लूना, उम्र 19 साल। फिर वो गुस्से से कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो देख के अपना लीडर कहता है, क्या तुमको यह देखना कैसा कॉन्सिडेंस है। सॉरी, तुम सच में पैसी लग रही हो। एक एक है वो वहाँ से हट जाता है और अपने हीरो को भी हटाने लगता है और वो 2 बुली चमचे वो दोनों भी उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और वो लोग बाय बाय करके वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर अपना हीरो वहाँ पर ही गिरा हुआ था। फिर वो लोग बातचीत करते करते वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लड़की अपने हीरो को घूरने लगती है, जहाँ पर अपना हीरो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अपना हीरो अचानक खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और अपने दवाई को कुचलते हुए। फिर वो लड़की अपने हीरो को घूरते घूरते कुछ सोच रहे थे कि तभी उसे नीचे दिखता है कि कुछ गिरा हुआ है और वो दवाई देख के शॉक हो जाता है। तभी अपने हीरो को देखते हैं
जो एक जगह में खड़ा होता है और सब लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अपना हीरो स्कूल के छत में खड़ा होता है और कहता है अपने मन में, बुली हर जगह होता है और ये केवल और भी बदतर हो जाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। फिर वो उन सभी को देखने लगता है जो नीचे खड़े हुए थे और कहता है वो सभी खुश लगते हैं। ऐसा लगता है कि हर किसी को कोई चिंता नहीं, ऐसे ही। फिर वो एक एक ही वहाँ से जम लगाने वाला ही होता है कि तभी उसे एक मैसेज आता है और वो देखता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे मैसेज किया होता है, जो देख के वो अपनी पुरानी यादों में चला जाता है, जहाँ पर अपने ग्रैंडमा के साथ वो बहुत ही खुश रहता था, मज़े करता था, खाना खाता था, शरारत करता था और अपनी ग्रैंडमा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और नारू की कोई मम्मी या पापा नहीं था, सिर्फ उसकी एक ग्रैंडमा थी। फिर यही सब सोचते सोचते तभी उससे पीछे से कोई आवाज़ देता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था और वो कह रहा था, नारू तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बहुत ही खतरनाक है, जल्दी से नीचे उतरो। जहाँ पर नारू कहता है, जंग योन, मतलब ये नारू का दोस्त होता है जिसका नाम जंग योन होता है। फिर अपना हीरो कहता है, मैं तो बस यहाँ से नज़ारा देख रहा था। फिर वो उसका दोस्त कहता है, लेकिन ये अभी खतरनाक है, प्लीज़ नीचे उतर जाओ। फिर नारू अपने मन में कहता है, जंग यू मुझसे केवल तभी बात करता है जब मेरे आसपास कोई नहीं होता। ऑफ कोर्स अगर वो मेरे साथ है तो उसे भी बुली करेंगे लोग, जो मेरे साथ होता है। फिर वो ये सोचते सोचते नीचे उतर जाता है और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़का जंग यू कहता है, क्या तुम ठीक हो हे नारू? और वो कुछ नहीं कहता और कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर जंग यू से घूरने लगता है। फिर स्कूल के क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर नारू अपने क्लास में आ जाता है और आके चुपचाप अपने डेस्क में बैठ जाता है, जहाँ पर वो लड़की उसे घूरने लगती है। तभी वहाँ पर एक भीड़ खड़ी हुई थी, जहाँ पर सब लोग कुछ देख रहे होते और वहाँ पर एक फ़ोटो को देख रहे होते, जहाँ पर वो लोग उसे जूम करने के लिए बोल रहे थे। और वहाँ पर वो लोग जूम करते हैं तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है, जो देख के वो लोग डर जाते हैं। ये सब बकवास सुन के वो लड़की बोर हो जाती है और वहाँ पर यही सब चल रहा होता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हम लोग उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो फ़ोटो खींची गई थी और उस पिरामिड से किसी का हाथ निकलता है और हम लोग देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर होता है, जो चाबी चाबी कह के एक मास्क पहन लेता है और कहता है, मुझे चाबी चाहिए, चाबी। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर नारू के अपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पर नारू अपनी चोटों पे दवाई लगा रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है, जिससे नारू जल्दी से लेट जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, जो नारू का ग्रैंडमा होता है और वो कहता है, नारू क्या तुम अपने कमरे में हो? क्या तुम सो गए? तुमको सोने से पहले खाना चाहिए। जिस पे नारू कहता है, मैं पहले ही खा चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ। जो सुन के दादी को थोड़ा दुख होता है और दादी कहती है, रियली? अगली बार अपने दोस्तों को साथ लेके आना, मैं कुछ अच्छा सा बनाऊँगा। एक कह के वो दरवाज़ा बंद कर देती है और थोड़ा सा उदास हो जाती है। फिर नारू कंबल से थोड़ा झाँकता है और देखती है दादी चली गई। फिर वो फिर से उठ बैठता है और सोचने लगता है और उदास हो जाता है। फिर दूसरे सीन में दादी को देखते हैं, जो कुछ कपड़े को धोने लाई थी और तभी दादी की नज़र नारू के यूनिफॉर्म में जाती है, जिसके ऊपर किसी का जूते का निशान होता है, जो देख के दादी बहुत उदास हो जाती है। मतलब दादी को नारू के बारे में सब कुछ पता है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं, जो नारू के अपार्टमेंट के ऊपर नज़र रख रहा था कि तभी वहाँ से एक ट्रक जा रहा होता है और वहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर अपने घर जा रहा होता है कि तभी वो ट्रक ड्राइवर मुड़ता है और वो देखता है उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है और वो मॉन्स्टर कहता है, स्किन, मुझे तुम्हारी स्किन चाहिए। फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर दूसरे सीन में सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर दादी कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट चीज़ बना रही होती है और हम नारू को देखते हैं, जो कह रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, ये कल से भी ज़्यादा सूज गया है, अगर दादी ने इसे देखा तो चिंतित हो जाएगी। तभी दादी नारू को आवाज़ देता है और कहती है, नारू उठ जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। जो सुन के नारू वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी दादी कहती है, नारू पहले खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। मगर नारू कहता है, ओ मेरा बॉडी थोड़ा गंदा है, इसलिए मैं पहले नहा के आता हूँ।
फिर दादी कहती है लेकिन फिर भी कम से कम एक चम्मच तो खा के जाओ। फिर तभी कोई दरवाजे में डिंग डोंग करता है और नारू वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर एक डिलीवरी मैन होता है, जो देख के नारू सोचता है क्या एक डिलीवरी मैन। तभी दादी कहती है कौन है। जो सुन के नारू कहता है एक डिलीवरी मैन आया है। ये कह के नारू वॉशरूम में चला जाता है। फिर वो डिलीवरी मैन को देखते हैं जो बाहर खड़ा हुआ था और दादी कहती है क्या कौन है। तभी नारू को देखते हैं जो अपनी बॉडी को देख रहा होता है और नहाने के लिए पानी भर रहा होता है। दूसरे सीन में उस डिलीवरी मैन को देख रहे हैं जो घर के अंदर आ चुका था और तभी दादी को देखते हैं जो पीछे हट रहा था और वो डिलीवरी मैन एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और दादी ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वो मॉन्स्टर दादी के ऊपर हमला कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला, ये कह के दादी के ऊपर हमला कर देता है। दूसरे सीन में नारू को देखते हैं जो नहा रहा होता है। फिर दादी गिर जाती है। फिर मॉन्स्टर एक के बाद एक हमला करने लगता है जिससे दादी जैसे तैसे बच रही होती है। तभी दादी कहती है आखिरकार तुमने उसे फिर से ढूंढ लिया। तभी दादी को देखते हैं जो सीरियस लुक में होती है और दादी अपने हाथ में कुछ वायर टाइप मैजिक निकलता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और उस मॉन्स्टर को दबाने लगता है। तभी दादी अपना लुक्स चेंज करके पावरफुल वुमेन बन जाती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा उसकी तलाश मत करना। ये कह के वो मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगती है और मॉन्स्टर चाबी चाबी कह के चिल्ला रहा होता है। फिर मॉन्स्टर अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है और फिर से जनरेट हो जाता है और दादी के ऊपर हमला कर देता है। फिर इसी तरह वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ पर नारू को कुछ साउंड सुनाई देता है जिससे नारू पानी का नल बंद कर देता है, जहाँ पर दादी ने उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से जकड़ चुका था और उस मॉन्स्टर की तो पूरी ढक्की हो चुकी थी और दादी कहती है चुप हो जाओ। फिर नारू अपने मन में कहता है मुझे शायद कुछ वहम होगा। फिर वो फिर से नहाने लगता है जहाँ पर दादी फिर से लड़ाई शुरू कर देता है और वो मॉन्स्टर इस पर दादी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। मगर तभी दादी अपने खतरनाक मैजिक से फिर से एक वायर जाल बना देता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरा हैरान हो जाता है। तभी नारू अपने मन में कहता है मुझे यकीन है मैंने कुछ सुना है। तभी नारू बाहर आने लगता है और कहता है कुछ गड़बड़ है क्या दादी, क्या हो रहा है दादी, मैंने एक आवाज़ सुनी। तभी हम लोग देखते हैं दादी ने फिर से मॉन्स्टर को जकड़ लिया था और मॉन्स्टर को पैरों से कुचल रहा था। फिर नारू बाहर आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि नारू के आँख में साबुन का झाग होता है, इसलिए नारू कुछ नहीं देख पाता और नारू कहता है क्या हो रहा है दादी। जिस पे दादी कहती है वो मैं टीवी देख रहा हूँ। जिस पे नारू कहता है क्या टीवी। तभी दादी कहती है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में मेरी सुनने की ताकत कम हो गई है, ये इतनी तेज़ आवाज़ से भी मुझे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। वैसे भी कुछ नहीं हुआ है, फिक्र मत करो। ये सुन के नारू कहता है ठीक है। फिर नारू फिर से नहाने के लिए चला जाता है जहाँ पर दादी ने उस मॉन्स्टर को पूरा जकड़ चुका था और मॉन्स्टर तो बड़े आराम से हंस रहा होता है मगर दादी उसे बहुत गुस्से की नज़र से देख रहा होता है, जिससे मॉन्स्टर कहता है तुम जितनी भी कोशिश कर लो अब नहीं बचोगे। ये सुनते ही दादी उसे पूरी तरह मार देता है और उसके पूरे चीथड़े कर देता है। तब दादी अपने पावर को फिर से डीएक्टिवेट कर लेता है जहाँ पर दूसरी तरफ नारू को देखते हैं जो वो नहा चुका था और सोच रहा होता है वो मुझे लगा कि दादी फिर से गिर गई। जहाँ पर नारू सोच रहा होता है नहाने के बाद चोट का निशान थोड़ा कम हो गया है, अगर खाते समय दादी ने इसे नोटिस किया तो। दूसरी तरफ दादी को देखते हैं जहाँ पर दादी अपने चोट को छुपाने के लिए मेकअप कर रही होती है और सोच रही होती है मुझे घर की हालत ठीक करनी होगी, अगर नारू को कुछ पता चल गया तो मैं उसे क्या कहूँ। फिर हम दोनों को देखते हैं जो एक ही बात कहता है तो मैं क्या कहूँ। फिर हम दोनों को देखते हैं जो दोनों ही उदास होते हैं। फिर दूसरे सीन में नारू का स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग मैराथन कर रहे थे, जहाँ पर नारू सबसे पीछे होता है और कुछ सोच रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है दादी कुछ सोच रही थी और तभी बाहर आई, लेकिन दादी के एक्सप्रेशन को देखते हुए बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कि तभी नारू की नज़र सामने जाता है और कहता है नहीं फोकस करो, मैं हर समय अकेले कोने में नहीं बैठना चाहता, मुझे भागना होगा, ये कुछ भी नहीं है। वैसे क्या खेल का मैदान हमेशा इतना बड़ा था।
फिर हम कोच को देखते हैं जो देखता है नारू गिर चुका होता है और बेहोश हो चुका होता है। फिर दूसरे सीन में एक अलग जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी किसी चीज़ से भाग रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारी मैजिकल पावर होती है। तभी नारू का होश आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि नारू नर्स ऑफिस में होता है। तभी नारू उठ बैठता है और सूरज को देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, वो सपना हर बार जब मैं बेहोश हो जाता हूँ तो वो खुद को दोहराता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये सपना मुझे ही क्यों दिखता है। फिर नारू का फ़ोन बजने लगता है और हम लोग देखते हैं कि दादी ने फ़ोन किया होता है नारू को। तब नारू फ़ोन को रिसीव करता है। तभी नारू कहता है, क्या? तब दादी कहती है, क्या ये अभी अभी हुआ? तो आज घर जल्दी आ जाओ, हमें निकलना होगा। तब नारू अपने मन में कहता है, हमें यहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है और अब हम फिर से जा रहे हैं। तब दादी कहती है, अभी मैं रियल इस्टेट जा रहा हूँ, जब तुम घर पहुँचो तो अपना सामान पैक कर लेना। तब नारू सोचने लगता है और कहता है, क्या हम फिर से भाग रहे हैं? वो हमेशा भागती रहती है और मैं इसका कारण नहीं जानता। जब से मैं बच्चा था तब से ये हमेशा ऐसा ही रहा है। फिर नारू का बचपन के सीन देखते हैं जहाँ पर नारू पहली बार स्कूल ज्वाइन होता है, मगर नारू कमज़ोर होने के कारण उसे छोटी से छोटी खेल में चोट लग जाती है, जिससे वो मैडम उन बच्चों से नारू से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। मगर वो बच्चे नारू से माफ़ी तो मांग लेते मगर बहुत ही नफ़रत से, जो देख के नारू को दुख होता है। फिर ऐसे ही नारू अकेला पड़ जाता है, जिससे नारू की बात पूरी स्कूल में फैल जाती है कि नारू बहुत कमज़ोर बच्चा है जिसको छोटी सी छोटी चीज़ में चोट लग जाती है। ऐसे ही करके नारू स्कूल में हमेशा के लिए अकेला पड़ जाता है और नारू की हर जगह बात शुरू हो जाती है और ऐसे ही नारू हर स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है और एक के बाद एक और ट्रांसफ़र होता गया और उसकी सारी खुशी मिट गई और अकेलापन बढ़ती गई और इसलिए उसकी आज तक कोई दोस्त नहीं बना। फिर नारू का प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर नारू अपने घर जा रहा होता है। फिर दादी का सीन देखते हैं जहाँ पर दादी कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है। तब दादी कहती है अपने मन में, वो बार बार आ रहे हैं, मैं उन्हें कब तक रोक सकता हूँ। फिर वो नारू के कमरे की ओर जाती है और देखता है कि नारू सो रहा है। तब दादी कहती है, कितनी देर, क्या मैं उन्हें उससे दूर रख पाऊँगा? फिर दूसरे सीन में कचरे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक फ्रिज में से किसी का हाथ निकलता है और हम लोग देखते हैं कि देखते ही देखते उस फ्रिज में से एक मॉन्स्टर निकल जाता है। फिर अलग सीन में किसी मिट्टी की पहाड़ को देखते हैं जहाँ पर भूकंप जैसा टाइप कुछ आ रहा होता है और देखते ही देखते उस पहाड़ में से एक मॉन्स्टर निकल जाता है। फिर ऐसे ही करके वो सारे छोटे छोटे पहाड़ में से वो मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और बहुत ही चीखने लगते हैं। फिर एक ट्रक जो रास्ते में से जा रहा था, वो ड्राइवर गाना गाते हुए जा रहा था और सामने जो ट्रक जा रहा था उसे वो मॉन्स्टर देख लेते हैं और तभी बहुत ही ज़्यादा हवा बहने लगती है, जो देख के ड्राइवर को थोड़ा शक हो जाता है और वो ऊपर टाइप देखता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है और वो देख के ड्राइवर की तो चीख निकल जाती है बहुत ज़ोर से। ऐसे ही करके वो ट्रक उलट जाती है और वहाँ पर ही टक्कर मार देती है, जिससे वो ट्रक रुक जाती है और हम लोग देखते हैं उस ट्रक के परछाई में से सारे मॉन्स्टर एक के बाद एक उस इंसान को मार डालते हैं। फिर दूसरे सीन में एक बिल्ली को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी उस बिल्ली को खाना दे रहा होता है और कह रहा होता है, तुम ऐसे भागो मत और ऐसे किसी को परेशान मत करो, चुपचाप खाना खाओ। ऐसे ही कह रहा होता है बिल्ली को कि तभी बिल्ली को कुछ नोटिस आता है और वो उस ट्रक को देखता है, जो देख के बिल्ली वहाँ से भाग जाता है उस आदमी को नोच के। तभी वो आदमी उसे कहता है, ए बुरी बल्ली, तुम कहाँ भाग रही हो? मगर वो बिल्ली भाग जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक उस अपार्टमेंट में आ जाती है और वहाँ पर लगा देती है। जब दूसरे सीन में वो वॉचमैन जिसे बिल्ली ने नोच लिया होता है वो उस अपार्टमेंट में जा रही होती है कि तभी उसे बहुत चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो अपने मन में कहता है, क्या हुआ, सारे जानवरों को क्या हुआ, वो इतने चीख क्यों रहे हैं? जिससे वो वॉचमैन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वॉचमैन वहाँ से जाने लगता है कि तभी उस ट्रक में से एक मिस्टीरियस आदमी निकलता है और वो ट्रक को खोल देता है। फिर दूसरे सीन में नारू का सीन देखते हैं जहाँ पर नारू खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ के कुत्तों को क्या हुआ, सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हैं,
कुछ चल रहा है क्या? तभी दादी को कुछ नोटिस होता है और दादी पीछे मुड़ता है। फिर दादी अचानक खड़े होकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें देर हो जाएगी, जल्दी करो और स्कूल जाओ। तभी नारू कहता है, अभी भी बहुत समय है दादी। तब दादी कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बिजी हूँ, जल्दी करो और जाओ जल्दी से। फिर नारू कहता है, कल आपने कहा था कि जाने से पहले मुझे खाना खा लेना चाहिए। तब दादी उसे जोर ज़बरदस्ती से उसे बाहर निकल रहा होता है और कह रहा होता है, तुमको अपने टीचर को ट्रांसफ़र के बारे में बताना होगा। तब नारू कहता है, हाँ बताऊंगा, लेकिन रुको। कि तभी दादी उसे बाहर निकाल देता है और नारू थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि दादी ने ऐसा हरकत कभी भी नहीं की। फिर नारू स्कूल के लिए जाने लगता है और सोचने लगता है, कुत्ते अब शांत है, आज चीज़ें अजीब है। तभी वो लिफ्ट में आता है कि लिफ्ट में बहुत सारे डिलीवरी मैन होता है, जो देख के नारू थोड़ा हैरान हो जाता है और वो डिलीवरी मैन एक के बाद एक जाने लगते हैं नारू के अपार्टमेंट की ओर। कि तभी नारू को कुछ अजीब सी स्मेल सुनाई देती है, जो सूंघ के वो कुछ अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और कहता है, ये स्मेल। तभी वो मुड़ के देखता है तो सारे डिलीवरी मैन उसके अपार्टमेंट की ओर जा रहे होते हैं, मगर नारू को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर एक आदमी उस लिफ्ट में चला जाता है और कहता है, हे बच्चे, तुम क्या लिफ्ट में नहीं आओगे? फिर नारू भी लिफ्ट में चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो सारे डिलीवरी मैन नारू के अपार्टमेंट की ओर पहुंच चुके हैं और जहाँ पर दादी भी अपने पावर को एक्टिव करके खड़ी होती है। फिर नारू को देखते हैं जहाँ पर नारू स्कूल की ओर जाने लगता है और तभी उस ट्रक को नोटिस करता है और जाके देखता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जो देख के नारू थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर तभी नारू को कुछ रियलाइज़ होता है और वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट से एक आदमी गिर रहा होता है। कि तभी नारू कहता है, क्या? वो कौन है? वो तो मेरा कमरा है और वो तो डिलीवरी मैन है। और हम लोग देखते हैं कि वो डिलीवरी मैन को एक को फेंक चुका होता है दादी और वो जाके पेड़ में घुस जाता है, जो देख के नारू पूरा शॉक हो जाता है। और नारू उस वॉचमैन को कहता है, अंकल वहाँ पर देखिए एक आदमी गिर चुका है और जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। एक एक वो भागने लगता है और लिफ्ट की ओर जाने लगता है, मगर लिफ्ट नहीं चल रहा होता है। फिर वो सीढ़ी से भागने लगता है और सोच रहा होता है, क्या हुआ, दादी ठीक तो होगी? फिर नारू के अपार्टमेंट के सीन देखते हैं जहाँ पर वो सारे मॉन्स्टर दादी के ऊपर हमला कर चुका होता है और दादी भी अपने पावर से उन सारे मॉन्स्टर की ढक्की ढाक कर रही होती है और सारे मॉन्स्टर की चीथड़े उड़ा रही होती है। वाह दादी, तुम तो कूल निकले भाई। फिर वो मॉन्स्टर एक के बाद एक ख़त्म हो जाता है कि तभी एक वुल्फ टाइप मॉन्स्टर दादी के ऊपर हमला करता है, मगर दादी उससे पीछे हट जाती है और उसे भी जकड़ लेती है अपने फायर मैजिक से और उसे ख़त्म कर देती है। कि तभी दादी फिर से वायर मैजिक करने वाली ही होती है कि तभी कोई वायर मैजिक को तोड़ देता है, जिससे दादी थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी कोई आदमी आ रहा होता है और कह रहा होता है, सना ये सब बेकार है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक कोई अजीब टाइप मॉन्स्टर होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। फिर दादी फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे अपने वायर से पकड़ लेती है और अपने ओर खींच लेती है। तभी दादी कहती है, बकवास, क्या सेना एक गड्ढे से रेंग कर बाहर निकलेंगे? जो सुन के वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और दादी के ऊपर हमला कर देता है। तभी वो गुस्से से कहता है, सना सब दरवाजे खोलने की चाबी दो मुझे, नहीं तो तुम मरोगे। एक एक ही वो हमला करता है, जिससे दादी थोड़ी हैरान हो जाती है। कि तभी दादी फिर से पीछे मुड़ के उसके गले और उसके हाथ को पकड़ लेती है और पीछे आके एक शोर का हमला करती है, जिससे वो मॉन्स्टर चीखने लगता है। तब दादी बहुत ही गुस्से से कहती है, आखिर कौन है तुम्हारे किंग? फिर हम लोग देखते हैं जहाँ पर नारू भाग के अपने अपार्टमेंट की ओर पहुँच जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की भी ढाकी कर चुकी होती है अपनी दादी। फिर नारू को देखते हैं जो भागते भागते तो पहुँच चुका होता है, मगर बहुत ही थक चुका होता है। फिर नारू जल्दी से जाने लगता है और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अभी भी चाबी कह के चिल्ला रहा होता है। फिर नारू वहाँ पर पहुँच जाता है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर खुल नहीं रहा होता क्योंकि दादी ने अपने मैजिक से उस दरवाजे को लॉक कर चुकी होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि दादी के ऊपर उस मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है और दादी को बुरी तरह से जख्मी कर चुका होता है और वो मॉन्स्टर हंस रहा होता है। तभी हम नारू को देखते हैं जो बहुत चिंतित होता है और दरवाजे के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, दादी दादी।
मगर इधर हम लोग देखते हैं कि दादी भी किसी चीज़ से कम नहीं है। दादी भी उस मॉन्स्टर को अच्छे से घायल कर चुका होता है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर कह रहा होता है, सना तुम्हारा पावर बेकार है मेरे सामने। जहाँ पर दादी कहती है, तुम अपने लाइफ ऐसे होपलेस चीज़ों में कैसे डाल सकते हो, क्या बात है, काश तुम हमें अकेला छोड़ देते। जहाँ पर वो मॉन्स्टर कहता है, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, जो कभी भी हेड ऑफ द गार्ड थी, जिसकी पावर बेमिसाल थी, क्या वो मुझसे आज जिंदगी की भीख मांग रही है, वो भी एक बच्चे के लिए। शायद ये वही बच्चा तो नहीं। जो सुन के दादी अचानक से ओवरफ्लो पावर लेके आ जाती है, जिससे उस मॉन्स्टर की सारी डाउट क्लियर हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो वही बच्चा है। फिर मॉन्स्टर कुछ कहने वाला ही होता है कि तभी दादी उसका मुंह को पकड़ के दरवाजे में ठोक देती है और उस मॉन्स्टर से कहती है, चुप हो जाओ और मुझे उसके बारे में बताओ। जिससे उस मॉन्स्टर की डर के हालत ख़राब हो जाती है और दादी फिर से कहती है क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। ये सुन के वो मॉन्स्टर पूरी तरह से डर जाता है। दूसरी तरफ उस वॉचमैन को देखते हैं जो वहाँ पर चेक कर रहा होता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि शायद उस बच्चे ने मेरे साथ मजाक किया है। तभी हम नारू को देखते हैं जिसके पीछे वो मॉन्स्टर आ चुका होता है और घर के अंदर इसका सीन देखते हैं जहाँ पर दादी ने सब कुछ खत्म कर चुका होता है और दादी ने उस मॉन्स्टर को भी मार चुकी होती है। तभी दादी सोच रही होती है हमें यहाँ से निकालना होगा इससे पहले कि कोई दोबारा आए। तभी दादी को कुछ नोटिस होता है और हम लोग देखते हैं किसी का परछाई। फिर हमें पता चलता है कि नारू को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होता है, जिससे नारू बहुत डर चुका होता है। जो देख के दादी कहती है उससे जाने दो, वो लड़का सिर्फ एक इंसान है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक इंसान है जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब दादी कहती है बच्चे को जाने दो और मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। तभी वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है सना मैं तुम्हारी चालाकी जानता हूँ, पहले मुझे चाबी दो वरना। तभी वो नारू को चोट पहुँचाने लगता है। तभी दादी गुस्से से कहती है रुक जाओ और अपने पावर को एक्टिव करने लगता है, मगर नारू उसे देख रहा होता है, जिससे दादी अपने पावर को फिर से डीएक्टिवेट कर देता है। मगर जैसे ही वो अपने पावर को डीएक्टिवेट करता है, उस मौके का फ़ायदा उठा के वो मॉन्स्टर दादी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे दादी का एक हाथ पूरी तरह से अलग हो जाता है। जो देख के नारू बहुत ही चीखने लगता है और उस मॉन्स्टर के हाथ को काट लेता है और उसके हाथ से मांस निकाल देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है और वो मॉन्स्टर नारू को फेंक देता है दीवार के ओर, जिससे नारू को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। जो देख के दादी बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं नारू सामने की ओर देखता है जहाँ पर दादी उसकी तरफ ही आ रहा होता है उसे बचाने के लिए, मगर तभी उस मौके का फ़ायदा उठा के वो मॉन्स्टर दादी के ऊपर हमला कर देता है। जो देख के नारू बहुत ही दुखी हो जाता है और वो मॉन्स्टर दादी के पेट के आर पार अपना हथियार बाहर कर देता है। फिर नारू अपने बैग को फेंकते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ गुस्से से बनने लगता है और कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक एक के वो मॉन्स्टर को पंच करने वाला ही होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसके भी पेट में अपना हथियार घुसा देता है। फिर नारू गिर जाता है। तब वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है हेड गार्ड सना, मैं निराश हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी। तुमने किसी के ना होने के कारण दुश्मनों को पीठ दिखाई। तभी हम लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पीछे एक ओवरफ्लो पावर दिखता है। जो देख के वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और पीछे मुड़ता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दादी खड़ी हुई थी बहुत ही ज़्यादा पावर लेके। फिर दादी अपने एक ही वार से बहुत ही ज़्यादा वायर निकलती है और उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से जकड़ लेता है और वो मॉन्स्टर जान की भीख मांगने लगती है, मगर दादी एक के बाद एक उसे वायर से बांध लेती है और उसे पूरी तरह से धूल में मिला देती है। फिर दादी गिर जाती है और नारू की तरफ जाने लगती है और जहाँ पर नारू को देखते हैं नारू बेहोश हो चुका होता है। फिर दूसरे सीन में हम एक अलग दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई बैकग्राउंड में कहता है ये लंबे और भयानक दिनों की शुरुआत थी। ज़मीन से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा पहाड़ खून से भर गया है। तभी हम लोग एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो पहाड़ से समुद्र की ओर भाग रहा था
और दूसरी तरफ एक औरत को देखते हैं जो कह रहा होता है, सना प्लीज़ नारू का ख्याल रखना, अब जाओ जल्दी से जाओ, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि ये नारू की कोई रिश्तेदार होगी। फिर सना मतलब नारू की दादी नारू को लेके भाग रहा होता है और उस पहाड़ से समुंदर की ओर जम लगा देती है। फिर नारू को देखते हैं जो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। तभी नारू को कुछ सुनाई देती है जो कह रहा था, नारू उठ जाओ, नारू उठ जाओ। तब नारू कहता है, कौन हो तुम? फिर नारू का आँख खुलता है और वो कहता है, ये आवाज़ मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले भी सुना है। फिर तभी हम नारू के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर नारू किसी को पीट रहा होता है और वो बच्चा नारू को बार बार कह रहा होता है, तुम अपने दादी के साथ रहते हो, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत ही बुरी होगी इसलिए तुम्हें छोड़कर चली गई। जिससे नारू और भी बहुत गुस्सा हो जाता है और नारू उसे पीटने लगता है कि तभी कोई आके नारू का कान खींच के उसे जोर का थप्पड़ मार देता है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि ये उस बच्चे का माँ है जिसे नारू पीट रही थी और वो औरत नारू को बहुत ही उल्टा सीधा कहने लगती है। कहती है, तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें अच्छी परवरिश देती, मगर जिसकी माँ ही नहीं है उसे कैसी परवरिश मिलेगी। फिर वो औरत उस बच्चे को लेके चली जाती है जहाँ पर नारू अकेला रोने लगता है और दादी दादी कह रहा होता है। फिर रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर दादी ने नारू को गोद में उठा के लिया होता है और नारू को देख रहा होता है, जो देख के दादी बहुत ही उदास हो जाती है। फिर दादी उसे बहुत ही गौर से देखने लगती है और रोने लगती है। फिर दादी नारू को एक जगह लिटा देती है और कहने लगती है, दुश्मनों की भीड़ अभी भी दुनिया पे राज कर रही है। मुझे नहीं पता कि कुंभ के सैनिक कहाँ से आए, मतलब जो मॉन्स्टर नारू का पीछा कर रहे हैं उन मॉन्स्टरों का लीडर है कुंभ। फिर दादी अपने मैजिक पावर से एक गोला बनाने लगती है और धीरे धीरे अपने सारे पावर उस गोले में डालने लगती है और अपने मन में कहती है, मेरे पास छोटे प्रिंस से लिया गया पावर वापस करने और उसे बैटलफील्ड में भेजने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपने सारे पावर उस गोले में डाल देती है। फिर हम लोग देखते हैं वो गोला एक बॉल के शेप में आ चुका होता है और दादी कहती है, मेरे पास जो भी जीवन शक्ति बची है मैं उसे इस नाजुक बॉडी में डाल दूंगा। उसकी ज़िंदगी का बोझ अब इतना भारी हो जाएगा, लेकिन ये उसका भाग्य भी है। फिर एक एक के दादी वो पावर गोली नारू के अंदर भेज देती है, जिससे नारू का पावर एक्टिव हो जाता है और नारू के अंदर से बहुत ही कलरिंग फ्लो एनर्जी निकलने लगती है। मतलब वो रेड मैजिक ब्लू हो जाती है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल मैजिक हो जाती है नारू के बॉडी से। फिर दादी नारू को छूने वाली होती है कि तभी दादी गायब होने लगती है और दादी उदास होकर कहती है, अब ये हेडगट सना का अंत है, अब उसे वापस जाना होगा, बाय बाय नारू। एक के दादी ख़त्म हो जाती है, जहाँ पर नारू तब भी सो रहा होता है। फिर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरी तरह शांति थी और सब लोग इधर उधर जा रहे थे कि तभी हम लोग नारू को देखते हैं जिसकी अभी अभी होश आई होती है और वो कह रहा होता है, दादी। फिर एक महीने बाद का सीन देखते हैं एक पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर एक पुलिस वाला किसी चीज़ से गुस्सा होता है और कह रहा होता है, अगर आप नशे में हो तब अपना जुर्माना भरो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आप वकील क्यों लाए? अब क्या हुआ, कुछ बोलो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। तभी उसका असिस्टेंट आके कहता है, वो फिर से आया है। फिर वो पुलिस वाला कहता है, ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मुझे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करता है। फिर वो पुलिस वाला उस लड़के के पास चला जाता है जिसने उस पुलिस वाले को बुलाया होता है और हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये नारू होता है। तब वो पुलिस वाला कहता है, हे बच्चे, क्या तुम इस जगह का मालिक हो? क्या तुम्हें इस तरह रोज़ आने से तुम्हारी दादी वापस आ जाएगी जो खुद ही घर छोड़कर चली गई थी? तब नारू कहता है, उन्होंने घर नहीं छोड़ा। फिर वो पुलिस वाला कहता है, ऑल राइट, मैंने उसकी लापता होने की रिपोर्ट दी है, अब तुम मुझसे और क्या करवाना चाहते हो और तुम हर दिन क्यों आते हो? हाँ। तभी नारू उसे कुछ दिखाते हुए कहता है, वो गायब नहीं है, इस आदमी को देखो, क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? हाँ, जब मुझे रिपोर्ट मिली तो उन्होंने कहा कि कोई ब्लड सैंपल नहीं था, कोई बाल नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था, कोई निशान नहीं था,
झूठ रिपोर्ट करना एक क्राइम है, बदमाश कहीं के। जो सुन के उस पुलिस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ए बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो दूसरा वाला पुलिस कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका कोई परिवार नहीं है, उसके लिए ये समय बहुत ही कठिन होगा। जिससे वो पुलिस वाला शांत हो जाता है। फिर उसका असिस्टेंट कहता है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। जो सुन के नारू को थोड़ा गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने लगता है। फिर नारू जाते जाते हुए सोचता है, वो हमेशा बकवास बातें करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा उसने उस दिन कुछ नहीं देखा, सीसीटीवी में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर नारू कहता है, जो कुछ भी मैंने देखा वैसे ही गायब हो गया, सब कुछ वैसे ही बना रहा जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक कहते कहते वो लेट जाता है सोफे में। तभी उसके मन में वो सारी यादें फिर से चली आती है। कैसे वो डिलीवरी मैन सारे उसके अपार्टमेंट के अंदर आए, कैसे वो दादी को बचाने के लिए अंदर आया, कैसे उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ा, कैसे दादी को उसने मारा। ये सारे इंसिडेंट्स उसे याद आने लगती है और वो कहता है, क्या वो असली थे? क्या वो सब सिर्फ एक सपना था? हालांकि ये सच है कि मेरी दादी खो गई है, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एक के वो वहीं पर सो जाता है। फिर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल कहता है नारू से, मैं अफवाहों को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम एक महीने से इन चीज़ों में फंसे हुए थे, लेकिन तुम्हें स्कूल वापस आना होगा, ठीक है? और तुम्हारी दादी की तरफ से भी कह रहा हूँ। जिस पर नारू हाँ कहता है। फिर नारू प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलते हुए अपने दोस्त को देखता है। ये वही दोस्त था जिसका नाम जंगीव होता है। कि तभी नारू को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसका दोस्त कहता है, क्या हुआ? जिस पर नारू कहता है, कुछ भी नहीं। फिर स्कूल में सब लोग नारू के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पहला बच्चा कहता है, मेरी माँ ने कहा कि नारू के परिवार को कुछ हुआ है, वो कहते हैं कि उसकी दादी मर गई है। जिस पे दूसरा बच्चा कहता है, रियली? लेकिन उसे देख के तो ठीक लग रहा है, उसने अकेले कितने चक्कर लगाए। फिर हम लोग देखते हैं जहाँ पर नारू बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है। फिर पहला बच्चा कहता है, तुम सही हो, क्या वो पिछले महीने से कुछ कर रहा है? क्या ऐसा नहीं लगता कि वो पूरी तरह बदल गया है? जिस पे दूसरा बच्चा कहता है, हाँ, क्या वो सचमुच नारू है? फिर ऐसे ही नारू के बारे में बात चल रही होती है और नारू उन सबसे आगे भाग रहा होता है। और नारू अपने मन में कहता है, ये अजीब है, ये अब आसान लग रहा है। मेरे पैरों पर लगे पत्थरों से लेकर दूसरे लोगों की सांसों की आवाज़ तक ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अपने आसपास की हर चीज़ों को महसूस कर सकता हूँ। तभी नारू को कुछ महसूस होता है और वो रुक जाता है और उन सब बच्चों की तरफ देखने लगता है। और नारू कहता है, ये एहसास एक टीचर के ऑफिस जैसा ही है, कोई मुझे देख रहा है। फिर नारू को देखते हैं जो स्कूल में इधर उधर जा रहा होता है। तभी उसका कोई पीछा कर रहा होता है और नारू को महसूस होता है कि हाँ, उसके कोई पीछे है। तभी नारू और तेज़ भागने लगता है और तभी वो पीछे मुड़ता है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर नारू टनल लेता है कि तभी हम लोग देखते हैं कि हाँ, सच में कोई और भी है जो नारू का पीछा कर रहा होता है। और नारू वहीं पर खड़ा होता है और नारू देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वो लूना होता है। फिर लूना कहती है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जिस पे नारू कहता है, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर नारू अपने मन में कहता है, क्या मैं बहुत सेंसिटिव था? फिर नारू और लूना एक साथ जाने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं। जब लूना कहती है, तुम इन दिनों दवाई नहीं लेते? तुम हमेशा खाने के बाद लेते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक तुम्हें इन्हें लेते हुए देखा है। जिस पे नारू कहता है, हाँ, मैं अब बेहतर हूँ। जो सुन के लूना कहती है, सच में? ये अच्छी बात है। फिर नारू अपने मन में कहता है, इसके बारे में तो मैं पूरी तरह भूल गया कि मैंने उस दिन के बाद कोई दवाई नहीं ली। फिर नारू को खड़ा हुआ देख के लूना कहती है, क्या हुआ? तभी नारू अचानक खिड़की से कूद जाता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मुझे अचानक ज़रूरी काम आ गया है तो मैं चलता हूँ। जो देख के लूना कहती है, ये क्या पागलपन है? तब उस जगह में वो बुली बच्चे आ रहे होते हैं और लूना को देख के वो बुली बच्चा कहता है, कैसी हो लूना? तब लूना कहती है, डिस्कास्टिंग, और वहाँ से जाने लगती है।
तभी वो सैंगकोन मतलब वो लीडर कहता है, बुली बच्चों का लीडर कहता है, क्या हुआ लूना, कहाँ जा रही हो? मगर लूना उनसे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और नारू के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा रही होती है। फिर रात का सीन देखते हैं जहाँ पर नारू अकेले खड़े होके कुछ सोच रहा होता है और कह रहा होता है, हाल ही में मैंने इसे महसूस किया कि मेरी बॉडी पूरी तरह से बदल गया है। फिजिकल एग्ज़ाम के दौरान यहाँ तक कि जंपिंग में भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। अभी मैं भी इसे कुछ हद तक महसूस कर सकता हूँ। तभी उसे लूना दिखती है जो एक शॉप पे काम कर रही होती है। तभी नारू सोचता है, लूना वो मेरे घर के पास एक कन्वीनियंस स्टोर पर काम करती है, चलो हेलो करके आता हूँ। ये सोचते सोचते वो जा ही रहा होता है कि तभी उसे वो इंसिडेंस याद आता है कि वो लूना को एक बार छोड़ के चला गया था। जो याद करके वो फिर से घर जाने लगता है कि तभी हम लोग एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो रास्ते पे बॉक्स को फोल्ड कर रही होती है उसको बेचने के लिए। तभी नारू आके उस ओल्ड लेडी को कहती है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जो देख के वो दादी कहती है, धन्यवाद, ऐसा लगता है जैसे इन दिनों में भी कुछ स्टूडेंट है। फिर नारू को उस ओल्ड लेडी में अपनी दादी का शक्ल याद आता है जिससे वो फिर से दुखी हो जाता है। फिर नारू कहता है, अगर हम और ज़्यादा जमा कर देंगे तो ये सब गिर जाएगा। जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है, मेरी गाड़ी उस बड़ी सड़क के पास है, मुझे इसे खाली करके वापस आना होगा। तब नारू कहता है, आप यहाँ रुकिए, मैं उसे यहाँ लाता हूँ। एक एक के नारू वहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर हम दो बच्चों को देखते हैं जो उस कन्वीनियंस स्टोर में आते हैं और लूना उन्हें देख के इरिटेट हो जाती है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो दो बुली बच्चे हैं सैंगकोन के चमचे। फिर वो दोनों बच्चे आके लूना से कहते हैं, वाह ये क्या है लूना, तुम एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती हो, ये बहुत अच्छा है। इन दिनों उन बेवकूफ़ों के कारण मुझे सिगरेट खरीदने में मुश्किल हो रही है। जिस पे दूसरा बच्चा कहता है, ये बहुत ही बढ़िया है, हम हर दिन आएंगे और तुम्हारी बेकरी बढ़ाएंगे। जिस पर लूना कहती है, आपका आईडी। और वो दोनों कहते हैं, क्या? जिस पर लूना फिर से कहती है, मुझे आपकी आईडी देखनी है। जिस पर एक बच्चा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम हमें नहीं जानते? जिस पर लूना कहती है, मुझे पता है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में किसी बच्चे को सिगरेट बेच दूँ, किसी लोकल स्टोर में भी नहीं। जिस पर वो पहला बच्चा कहता है सिर्फ इसलिए कि तुम सुंदर हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर आसान हो जाऊंगा। हम हर दिन आएंगे और तुम्हारी बेकरी बढ़ाएंगे, इसलिए चुपचाप हमें दे दो। जिस पर वो दूसरा बच्चा उसे शांत कराते हुए कहता है, तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए, तुम सैंगकोन के हाथों मरोगे, वो उसे पाने की कोशिश कर रहा है। जो सुन के वो बच्चा डर जाता है और उसे अच्छे से समझाने लगता है और कहता है, मैं 2 साल बाद 5 ग्रेड पहुंचा हूँ, तो मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं, इसलिए मुझे मेल गोल दे दो। जिस पर लूना कहती है, तुम्हारी जोडियस क्या है? जिस पर वो लड़का थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है, शायद बकरी। फिर लूना उन दोनों को वहाँ से भगा देती है। फिर वो दोनों लड़के वहाँ से जाने ही वाले होते कि तभी वो दूसरा लड़का उसे इशारा में उस ओल्ड लेडी को दिखाता है, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर हम दूसरे सीन में नारू को देखते हैं जो उस ओल्ड लेडी के गाड़ी तक पहुँच चुका था और उस गाड़ी को लेके ओल्ड लेडी के पास आ रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बोली बच्चे लोग उस ओल्ड लेडी को पैसे दे रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं, दादी ये पैसे लेके हम लोगों के लिए 2 मेल गोल लेके आओ और हम लोग उस सिगरेट के डिब्बे को तुम्हें गिफ्ट कर देंगे और कुछ पैसे भी। जिससे वो बूढ़ी औरत उन्हें डांटने लगती है और कहती है, तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम्हें ये सब नहीं खाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, तुम लोगों को अभी ये सब नहीं खाना चाहिए। एक एक के उन्हें डांट रही होती है। तभी वो बुली बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं और उस बूढ़ी औरत के डिब्बे को इधर उधर फेंकने लगते हैं। फिर वो पहला बुली बच्चा कहता है, दादी आप कुछ ज़्यादा ही बकती हो, आप इतनी बूढ़ी हो गई हो कि आपको अब भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। भले ही मेरे अंदर सब कुछ सड़ जाए या मेरी हड्डियाँ सड़ रही है, इसलिए नासमझ बनना बंद करिए और जाके खरीदिए। मगर वो बूढ़ी लेडी जाने से मना कर देती है और वो बूढ़ी बच्चे उन्हें तंग करने लगती है। तभी हम नारू को देखते हैं जो सड़क पार कर रहा होता है और तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और वो देखता है कि वो ग्रैंड माँ को परेशान कर रहे होते हैं वो बूढ़ी बच्चे। फिर नारू गुस्से से कहता है, रुक जाओ,
वो पहला बोली बच्चा कहता है, क्या डोगरो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो डोगरो? तभी नारू वहाँ आके उस ओल्ड लेडी को अपनी गाड़ी को देखते हुए उन्हें जाने के लिए कहती है और वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों बच्चे उसे तंग करने लगते हैं और वो पहला बोली बच्चा कहता है, क्या तुम खुद को हीरो समझ रहे हो? ये देख के मुझे रोना आ रहा है, कितना वाहियात है। तभी नारू को वो सारे बॉक्स नज़र आती है जहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था, जिसे देख के नारू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये सब तुम लोगों ने किया? जिस पर वो पहला बोली बच्चा कहता है, हाँ हमने किया। तो तू कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, तुझे अपनी औकात दिखानी पड़ेगी लगता है। फिर वो नारू का कॉलर पकड़ते हुए उसे एक गली में ले जाने लगता है और कहता है, तू अभी भी नहीं बदला, अभी भी तू इतना ही बेवकूफ़ है जितना पहले था। अब तुझे दिखाता हूँ कि तू कौन है। फिर ऐसे करके उसे गली में लेके जाके पटक देता है, दीवार में फेंक देता है ज़ोर से, जिससे नारू को चोट लग जाती है और नारू गिर जाता है। तब नारू अपने मन में कहता है, ये क्या गलत हो रहा है, गुस्से की बुलबुलें मेरे अंदर फट रहे हैं, मेरे दिल में क्या हो रहा है। फिर वो बोली बच्चा कहता है, 1 महीने से स्कूल नहीं आया ना, इसलिए तू सब कुछ भूल गया है। अब से मैं तुझे रोज़ फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट दूंगा। अब ए ले, एक एक वो उसे मारने लगता है और दूसरा बोली बच्चा तो बाहर खड़ा होता है। फिर नारू कहता है, कुछ फूटने जा रहा है। तब वो पहला बोली बच्चा और भी चीखते हुए कहता है, अब ठीक है, अब तू अपने औकात पर आ गया, अब बोल, अब और आंखें दिखा। मगर हम लोग देखते हैं कि सच में कुछ टूट रहा होता है। फिर वो बुली बच्चा फिर से उसे लात मारने जाता है कि तभी हम लोग देखते हैं कि उस बुली बच्चे का पैर को कोई पकड़ चुका था और वो कोई नहीं होता, वो अपना नारू होता है, जो अलग ही लुक में होता है और ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और फिर वो उसके पैर को मोड़ देता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है और वो ज़ोर से चीखने लगता है। फिर वो दूसरा बुली लड़का देखता है तो नारू ने उस पहले लड़के को उसके पैर को पकड़े रखा हुआ था और वो पहला बुली लड़का बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था और दर्द हो रहा था। फिर नारू को देखते हैं जिसके पावर अवेकनिंग हो चुकी थी और उसके चेहरे पे ब्लू निशान आने लगते हैं और उसकी डेविल आई निकल आती है। फिर वो दूसरा लड़का भागते भागते अपने दोस्त की तरफ आता है और उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? मगर वो पहला लड़का कहता है, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो दूसरा लड़का कहता है, हे तुमने क्या किया कमीने? फिर हम नारू को देखते हैं जो बिल्कुल अलग लुक में होता है। फिर नारू वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर दूसरा वो बुली लड़का कहता है, हे तुम कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ कमीने। तभी हम नारू को देखते हैं जो भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे यकीन है कि उसने मेरे पेट पर गहरा वार किया था, हालांकि जब मैं उठा मेरी बॉडी में एक भी खरोंच नहीं थी। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। एक अलग महसूस होता है, ये एहसास जैसे ये मेरा अपना बॉडी नहीं है और वो पावर मेरी नहीं लगती। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब सोच रहा था। फिर दूसरे सीन में स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे बातें कर रहे थे, जहाँ पर पहला बच्चा कहता है, अरे तुमने सुना, पार्क जी हाओ को इंजरीज रूम में ले जाया गया। मतलब वो पहला बोली बच्चे का नाम है पार्क जी हाओ। जिस पर वो दूसरा बच्चा कहता है, मगर क्यों? फिर वो पहला लड़का कहता है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि वो किसी लड़ाई या किसी एक्सीडेंट में सीरियसली इंजर्ड हो गया था। जो सब सुन के नारू घबरा जाता है और वो दूसरा लड़का कहता है, क्या उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया? वो इसके लिए मैं आज उसे नहीं देख पा रहा हूँ। तब वो दूसरा बुली लड़का नारू को घूर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, कुछ अजीब है, जो लड़का हर दिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दवा लेता था वो अचानक से इतना ताकतवर नहीं हो सकता। ये सब सोचते सोचते वो नारू की तरफ बढ़ने लगता है और उसे जाके कहता है, हे, जिस पे नारू कुछ नहीं कहता, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे कमीने, क्या तू मुझे इग्नोर कर रहा है? मुझे नहीं पता कि तूने कैसी चाल चली, लेकिन तेरी वजह से मेरे दोस्त को चोट पहुंची है। तब नारू कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। जिस पर वो बुली बच्चा कहता है, कन्फ्यूज़? ये तू क्या बक रहा है? किसी के साथ ये सब करने के बाद ऐसा कैसे कह सकता है तू? इन सब के बीच हम लोग नारू के दोस्त को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है और कह रहा होता है, क्या हो रहा है?
तभी वो बुली बच्चा और भी कहता है, तू बकवास करता है बहुत, मैंने तुझे खिसक नहीं दिया क्योंकि मुझे तेरे ऊपर तरस आ गया था। क्या हुआ, तेरा मुंह बंद क्यों हो गया? फिर वो नारू के पास आके कहता है, क्या तू मरना चाहता है कमीने? तभी कोई कहता है, एक्सक्यूज़ मी। और हम लोग देखते हैं ये नारू का दोस्त होता है जंगयू। वो कहता है, नारू को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हाल ही में कुछ बुरा हुआ है, इसलिए आज वो। तभी वो बुली बच्चा कहता है, तू क्या बकवास कर रहा है और तू इसे क्यों सपोर्ट कर रहा है? तू क्या इसका गार्जियन है? जिस पर वो कहता है, नहीं। फिर वो चीखते हुए कहता है, तो चुप कर और रास्ते से हट जा कमीने, इससे पहले कि मैं तुझे मार डालूँ, अपने से मुंह मत लगा। तभी नारू उठ खड़ा होता है और उसे गुस्से से देखने लगता है, जो देख के वो लड़का डर जाता है और मन में सोचने लगता है, क्या एक कमीना हमेशा ही इतना बड़ा था? आखिर उन आँखों में क्या है? वो इंसान की आंखें नहीं है। पिछली रात कोई चाल नहीं थी, उसके साथ सचमुच कुछ चल रहा है। बकवास। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे पहले उसे मुक्का मारना चाहिए इससे पहले कि मुझे चोट लगे? बकवास। ये कहते कहते वो वहाँ से चला जाता है। जो देख के नारू का दोस्त सोचता है, मुझे लगा कि वो लड़ेगा लेकिन वो तो अब जा रहा है। अच्छा हुआ, लेकिन नारू ये बिल्कुल अलग पर्सन की तरह लग रहा है। फिर हम लोग रात का सीन देखते जहाँ पर एक बच्चा और एक डॉगी रात को वार्म अप करने आते हैं। तभी उस डॉगी को कुछ महसूस होता है और वो सामने की ओर देखता है तो हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर नारू आ रहा है और वो डॉगी उस पर भौंकने लगता है। और हम लोग देखते हैं नारू आते आते उसके ऊपर एक बार देखता है जिससे उसकी डॉगी की पसीने निकल जाते हैं और वो अपने मालिक से चिपक जाता है। फिर नारू वहाँ से चला जाता है दौड़ते दौड़ते। तभी नारू को दौड़ते दौड़ते एक चीज़ नज़र आती है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक बिल्डिंग होता है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिर नारू उस बिल्डिंग में जाने लगता है और जाते जाते वो सीधा छत में चला जाता है और वो छत में जाके कुछ सोचने लगता है। फिर नारू अपने शर्ट को उतार देता है और वो चाँद को देखने लगता है और हवा खाने लगता है। तभी नारू को कुछ नज़र आता है और हम लोग देखते हैं वो एक लोहे का पोल होता है और वो अपने एक हाथ से उसे उठाने की कोशिश करता है मगर उठा नहीं पाता। फिर नारू वहाँ से हंसते हंसते जा रहा होता है कि तभी हम लोग देखते हैं उस लोहे में क्रैक आ चुका होता है, जो देख के नारू हैरान हो जाता है। फिर नारू फिर से उसे उठाने की कोशिश करने लगता है और इस बार अपनी सारी पावर झोंक देता है जिससे उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपने एक हाथ से उस पुल को उठा लेता है, जो देख के नारू भी हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये हो नहीं सकता, क्या बकवास है ये, मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर दूसरे ही सीन में स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो पहला बुली बच्चा मतलब पार्क जी हाउ स्कूल में वापस आ चुका होता है और वो आके अपने क्लास में इंटर करता है। तभी सब लोग उसके बारे में बातचीत करने लगता है। फिर वो आके टेबल पे बैठ जाता है और थोड़ा सा घबरा रहा होता है और नारू की ओर देख रहा होता है डर के। और जहाँ पर उसका दोस्त कहता है उसे, हे तुम ठीक हो? तुम फिर से चल सकोगे है ना? क्या तुमने दीवार या किसी चीज़ पर लात मारी? मगर वो तो सिर्फ नारू को ही देख रहा होता है और तभी उसका दोस्त चिल्ला के कहता है, हे! जिस पर पार्क जियाओ कहता है, चुप रहो, अगर वो हमारी बात सुन ले तो क्या होगा? जिस पर वो दूसरा बुली बच्चा कहता है, क्या? फिर वो पहला लड़का कहता है, मैं बस पढ़ाई करने जा रहा हूँ। फिर वो बुक निकाल के पढ़ने लगता है, जो देख के उसका दोस्त कहता है, क्या कर रहे हो? तुम अजीब हरकतें कर रहे हो और तुमने बुक उल्टी पकड़ी है। जिसे सुनकर वो उसका दोस्त कहता है, पार्क जी हाउ कहता है, ओह सॉरी सॉरी। फिर वो पढ़ने की नाटक करने लगता है और उसका दूसरा दोस्त सोच रहा होता है, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। फिर उसे नारू की और डरावनी शक्ल याद आती है जिससे वो फिर से डर जाता है। फिर लंच टाइम आ जाता है जहाँ पर सब लोग लंच कर रहे होते हैं और तभी सैंगकॉन को देखते हैं जो दो लड़कों के पीछे खड़ा होता है और सैंगकॉन उन दोनों बच्चों से कहता है, दोस्त ऐसा लगता है कि तुम लोगों के पास बहुत सारे चिकन हैं, इसलिए ज़रूरतमंदों की मदद करो, समझ गए ना? जो सुन के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और उसे अपना लंच दे देते हैं। फिर सैंगकॉन उन दोनों के सारे चिकन को लेके अपने प्लेट में डाल लेता है, जो देख के पार्क जियाओ को बहुत लालच आती है मगर सैंगकॉन उसे एक भी टुकड़ा नहीं देता। कि तभी सैंगकॉन को कुछ नज़र आता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूना होती है
और सैंगकुन उसे अपने पास बुलाने लगता है और कहता है, लूना इधर इधर यहाँ पर आ जाओ। मुझे पता है कि तुम्हें चिकन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बहुत सारा लिया है तुम्हारे लिए। अगर तुम बहुत ज़्यादा खाती हो तो तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा, तो भी तुम सुंदर लगोगी। एक कह ही रहा होता है कि हम लोग देखते हैं लूना उसे इग्नोर करके नारू के पास चला जाता है और उसे कहता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जो देख के नारू कहता है, हाँ बैठ सकती हो। फिर वो दोनों को देख के सारे बच्चे बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। हाँ हाँ, सच में वो दोनों डेट कर रहे होंगे, नहीं तो सैंगकुन उसके पीछे पड़ा हुआ था। और अब देखो वो दोनों कितने अच्छे से बात कर रहे होंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि सच में वो दोनों बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते, जो सब सुन के और देख के सैंगकुन को बहुत जलन हो रही होती है। फिर वो जाके पार्क जिया को मारने लगता है और उसे कहता है, क्या सच में, क्या तुम श्योर हो कि ये सब डोगरों ने किया और तुमने उसे नहीं मारा? तूने उसे देखा, उस कमीने की आंखें एक पागल बंदे की आंखों में बदल गई और स्नैप करके तेरा पैर तोड़ दिया। तू इतना ताकतवर होके तुझे एक लूजर ने हरा दिया और तू अभी भी यहाँ है। तभी पार्क जी हाउ कहता है, लेकिन वो अजीब है, अगर एक बार तुम उसका असली चेहरा जान लो तो वो तुम्हें। कि तभी अचानक सैंगकुन गुस्सा होकर दीवार पे एक जोर का मुक्का मारता है और उसे कहता है, तो क्या तुझे उससे डर लग रहा है? तू साफ साफ बोल ना। तभी उन सब के पीछे आके कोई कहता है, बहुत बचकाना है ये सब। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर लूना खड़ी होती है और सैंगकुन उसके पास जाके कहता है, लूना तुम वहाँ पर एक्टिंग क्यों कर रहे थे? जिस पर लूना कहती है, जब वो कमज़ोर था तो तुम लोग उसे बुली करते थे, लेकिन अब जब वो स्ट्रॉन्ग हो गया है तो तुम डरे हुए हो, है ना? जो सुन के सैंगकुन कहता है, लूना तुम्हारा जोक्स मज़ेदार है, वो डोगरो बस ताकतवर बनने का नाटक कर रहा है। जो सुन के लूना कहती है, रियली? तब तो तुम्हें उसे उसका औकात दिखाना चाहिए, उसे दिखाओ कि टॉप पर कौन है। जो सुन के सैंगकुन कहता है, लूना क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम मेरी तुलना उस डोगरो जैसे हारे हुए बंदे से कर रहे हो। कि तभी लूना उसकी बात को टोकते हुए उसे कहती है, हाँ तुम डरे हुए हो, है ना? ठीक है मैं समझता हूँ। जो सुन के सैंगकुन कहता है, डोगरो ओ हरामी, उसने सबको क्या किया? लगता है मुझे इस बार उसे बढ़िया फिजिकल ट्रीटमेंट देना होगा। फिर यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारू को किसी ने मैसेज किया होता है, जहाँ पर लिखा होता है, आज शाम 6 बजे पीछे गेट में। तब नारू बोलता है, क्या, कौन हो तुम? फिर वो बोलता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो वो लोग तुम्हें बुली करते रहेंगे। तब नारू कहता है, वो लोग? फिर स्कूल में ये बात फैल जाती है कि नारू और सैंगकुन के बीच लड़ाई होने वाली है। जो सब देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग अपनी अपनी राय बताने लगते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन लूज़र है और कौन ताकतवर है। ये सब कुछ बातें होने लगती है। जो सब देख के नारू थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और कहता है, ये सब क्या बकवास है। फिर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक तुम उन्हें खुद ख़त्म ना कर दो। जो देख के नारू शाम 6 बजे स्कूल के पीछे पहुंच जाता है और वहाँ पर सैंगकुन भी खड़ा होता है। फिर सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सब लोग सैंगकुन के तारीफ कर रहे होते हैं और नारू के बारे में उल्टा सीधा कह रहा होता है। और हम लोग नारू के दोस्त को भी देखता है जो नारू को मनी मन चीयर कर रहा होता है और उसके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। फिर सैंगकुन नारू से कहता है, क्या तू जानता है कि तेरे चले जाने पर मैं कितना बोर हो गया था? तेरे जैसे इतने कमीने नहीं है ना, तो बोरिंग मत बनना, ठीक है? फिर नारू मनी मन कहता है, इसे ख़त्म किए बिना ये ख़त्म नहीं होगा, तो मैं इसे यही ख़त्म कर दूंगा। फिर सब लोग फिर से बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं, ज़रा इन दोनों की डिफरेंस तो देखो, क्या सच में सैंगकुन से लड़ने जा रहा है? क्या उसे हरा पाएगा या वो खुद हार जाएगा? वो तो एक लूज़र है ना? और लूज़र हुआ तो क्या हुआ, मुझे नहीं लगता उसे हरा पाएगा। फिर यही सब बातें सुन के सैंगकुन हंसते हुए और भी कहता है, हाँ मेरा उससे अपने आप से लड़ना अनफेयर है, मैं ये जानता हूँ, मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ। तो चलो ऐसा करते हैं, तू पहले मुझे मार सकता है, मैं एक ही जगह खड़ा रहूँगा। एक कहावत है, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो लूज़र।
जो देख के नारू का दोस्त जंग यू डर जाता है। दूसरी तरफ सब बच्चे उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और पार्क जी हाँ उसे तो पता है नारू कौन है, इसलिए वो थोड़ा सा डरा होता है। फिर सेंगकोन उसे कहता है, ले मार मुझे। क्या हुआ, डर गया क्या? ये बोलने से पहले नारू उसके मुंह में एक जोर का मुक्का मार देता है, जो देख के सब लोगों की फट जाती है। और दूसरी तरफ पार्क जिया को तो पता ही है कि वो कौन है, इसलिए वो समझ चुका था कि क्या होने वाला है। फिर हम सेंगकोन को देखते हैं जो हवा में होता है और कहता है, पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हो तेरे प्यार में। और सब लोगों की फटके हाथ में आ चुकी थी। ये सब देख के फिर सेंगकोन नीचे धड़म से गिर जाता है और ज़मीन में रेंगने लगता है। फिर नारू बहुत ही गुस्से से कहता है, उठ जा, ये अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। फिर नारू उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे फिर से मारने लगता है और इतना मारता है कि जो देख के सबकी फट चुकी थी और इतना फट चुकी थी कि पेन में ही पोटी ना निकल दे, ऐसे फट चुकी थी। और हम लोग जंग यू को भी देखते हैं, वो भी डर चुका था। और नारू को देखते हैं जो इविल आई लेके आ चुका था। फिर हम देखते हैं नारू के हाथ में खून लगा हुआ था और सेंगकोन को इतना मार चुका था कि उसकी नाक मुंह से खून निकल आया था और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। फिर नारू उसके पास आ जाता है और कहता है, मैं तुझे नहीं मारूंगा बल्कि तुझे तरपा तरपा के हर दिन मारूंगा। एक कह के वो उसे छोड़ देता है वहीं पर। दूसरी तरफ हम स्कूल के छत का सीन देखते हैं जहाँ पर लूना खड़ी होती है और वो कह रहा होता है, मैं जानती थी तुम एक कर लोगे। फिर नारू का घर का सीन देखते हैं, तब रात हो चुकी थी और उसके घर के बाहर एक अजनबी खड़ा हुआ था। फिर हम लोग को पता चलता है कि वो शायद एक मॉन्स्टर हो सकता है। फिर नारू जो अपने घर जा रहा था रात में, तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है, फिर उसे अपना बैग देता है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि वो जंग यू है और वो कहता है, ये लो तुम्हारा बैग। जिस पर नारू कहता है, ओह माफ़ कर देना, मैं भूल गया था और ये देने के लिए थैंक्स। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है, नारू क्या तुम ठीक हो? जिस पर नारू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मगर क्यों? जिस पर उसका दोस्त कहता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत बदल गए हो। फिर नारू वहाँ से चला जाता है और अपने अपार्टमेंट में आ चुका होता है और वो अपने बारे में कुछ सोच रहा होता है और कह रहा होता है, माँ मैं बदल गया, लूज़र डोगरो चला गया, लेकिन साथ ही साधारण नारू भी चला गया। इससे मुझे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन मुझे राहत भी महसूस नहीं हो रही है। एक कहते कहते वो अपने घर जा रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि उसके घर में एक अजनबी होता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। और नारू अपने घर के बाहर आके सोचता है, सिर्फ मैं ही नहीं बदला, सब कुछ बदल गया। फिर वो अजनबी को देखते हैं जो अभी भी कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर नारू कहता है, दादी के जाने के बाद ये सब कुछ बदल गया। तब दरवाज़ा खोलने लगता है, जिससे उस मिस्टीरियस आदमी को कुछ नोटिस होता है। तभी हम नारू को देखते हैं जो घर के अंदर आ चुका होता है और लाइट को ऑन कर देता है और घर के अंदर आ जाता है। फिर वो आके डाइनिंग टेबल पर एक पानी का बोतल लेके पानी पी रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि उसके सिर के ऊपर एक मॉन्स्टर होता है जो दीवार पे था चिपक के। फिर नारू को कुछ नज़र आता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक पौधे को लेकर नारू उसमें पानी डाल रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर नारू के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि तभी नारू उस टब को लेके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर धर्म से नीचे गिर जाता है। और नारू अपने मन में कहता है, मैं लिफ्ट से ही उसे महसूस कर सका, क्या वो उन लोगों में से एक है? तभी वो मॉन्स्टर कहता है, कौन हो तुम? जिस पर नारू कहता है, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। फिर वो मॉन्स्टर एक के बाद एक सब कुछ काटते हुए नारू के ऊपर हमला कर देता है, जिससे नारू को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से उसे डॉज कर लेता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे मोड़ने लगता है और मोड़ते मोड़ते उसे पूरा तोड़ देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की चीख निकल जाती है और वो कहता है, तुम इंसान नहीं हो। जो सुन के नारू का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपने हाथ छोड़ के वहीं से भागने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर उस बिल्डिंग से कूद जाता है और अपने मन में सोचता है, उसके बॉडी से इंसानों की बू नहीं आ रही थी कि तभी उस मॉन्स्टर को कुछ नज़र आता है और हम लोग देखते हैं कि नारू बहुत ही स्पीड से उसके पास आ जाता है और एक ज़ोर का लात उसके मुंह में झड़ देता है, जिससे वो जाके ज़मीन में पटक जाता है। फिर हम नीचे देखते हैं जहाँ पर नारू आ चुका था
और वहाँ पर वो मॉन्स्टर नहीं था। फिर नारू अपने मन में कहता है वो तेज़ है, वो पहले ही गायब हो चुका है, लेकिन वो इसे नहीं छुपा पाएगा ये अजीब सी स्मेल को। फिर हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है वो लड़का कौन है, इसके बावजूद मैंने अपना एक हाथ खो दिया है। अगर मैं अभी उसके साथ लड़ने जाऊँ तो मैं उससे नहीं जीत पाऊँगा। इससे बेहतर है मैं पहले जाके रिपोर्ट कर देता हूँ। फिर ऐसे ही करके वो जाने वाला ही होता है कि तभी उसके बगल से ही नारू निकलता है और वो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। जो देख के वो मॉन्स्टर डर जाता है और पीछे चला जाता है। फिर वो एक टेबल को लेके नारू के ऊपर हमला कर देता है और नारू एक ही लात में उसे तोड़ देता है और नारू देखता है तो वो मॉन्स्टर फिर से भाग रहा होता है। फिर नारू एक छतरी को लेके उसे बहुत ही ज़ोर से अपनी ताकत से उसे फेंक देता है उस मॉन्स्टर की तरह, जिसके स्पीड से वो मॉन्स्टर मैच नहीं कर पाता। और मॉन्स्टर जब भी उसे पीछे मुड़ता है तो वो छतरी उसके सीने में धंस जाती है और दीवार से चिपक जाता है, जिससे मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर मॉन्स्टर तड़पते हुए कहता है कौन हो तुम, जिस पर नारू कहता है रुको, सिर्फ मैं ही सवाल पूछूंगा, तुम बस जवाब देना। तो तुम यहाँ क्यों आए? जिस पर मॉन्स्टर कहता है मैं सना के लिए आया हूँ। तब नारू सोचता है दादी, लेकिन उस समय तभी मॉन्स्टर कहता है हमारी सेना 1 महीने पहले सना की तलाश में गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, इसीलिए। तब नारू कहता है मेरी दादी क्यों? तभी मॉन्स्टर कहता है गार्ड के जनरल सना तुम्हारी दादी, तुम कौन हो? कि तभी नारू उस छतरी को लेके उसके अंदर घुसाने लगता है और कहता है चुप रहो, मैंने तुमसे साफ साफ कहा कि तुम्हें सिर्फ मुझे जवाब देना है। क्या कारण है कि तुम जैसे लोग दादी को इतना ढूंढ रहे हो? तब मॉन्स्टर चीखते हुए कहता है वो चाबी लेकर भाग गई, हमारे किंग कुम चाहते हैं कि हम उसे ढूंढें, इसलिए वो हमें बार बार भेजते रहते हैं। जो सुन के नारू गुस्से से कहता है बाकी लोग कहाँ है? जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है पोर्टल की दूसरी ओर। लेकिन रुको, क्या तुम डीमन हो? जिस पर नारू कहता है मैं डीमन? बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह मॉन्स्टर हूँ? जिस पर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए कहता है हाँ बेवकूफ़, अपने आप को देखो, क्या तुम श्योर हो कि तुम एक इंसान हो? फिर नारू अपने आप सोचने लगता है ये मेरा हाथ क्या हो रहा है क्या? तभी नारू अपने आप में खो जाता है। फिर नारू कुछ सोचने लगता है और नारू पीछे हटने लगता है। फिर नारू की नज़र एक आईने पे चली जाती है, जहाँ पर नारू देखता है उसकी लुक बिल्कुल बदल चुकी थी। उसके चेहरे में कोई निशान आ चुका था, उसकी आंखें डेविल आई बन चुकी थी। जो देख के नारू कहता है क्या ये सब क्या है, ये सब क्या हो रहा है? फिर नारू खुद को देखता है और उसे पता चलता है कि हाँ वो सच में बदल चुका है। और इस दौरान वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। फिर एक गली का सीन देखते हैं जहाँ पर एक शराबी शराब पी के वहाँ से जा रहा होता है और तभी उसे एक आदमी दिखता है और वो कहता है हेलो सर, वो कोई दरवाज़ा नहीं है बल्कि वो एक मैन होल है, लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। फिर वो आदमी उसे मुड़ता है तो हम लोगों को पता चलता है कि वो वही मॉन्स्टर होता है। जो देख के वो आदमी डर जाता है और वो मॉन्स्टर तुरंत उस मैन होल में चला जाता है और वो आदमी सोचता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली है। फिर नारू का सीन देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए रास्ते को पार कर रहा होता है और तभी उसका पैर स्लिप खा के वो नीचे गिर जाता है। फिर नारू को एक लेडी कहती है ए लड़के, क्या तुम ठीक हो? तभी उसका बच्चा कहता है मम्मी मम्मी उसका फेस देखो। तभी नारू अपना फेस देखता है और फिर से वो देखता है कि उसकी आंखें फिर से डेविल आई थी। फिर नारू वहाँ से अपने चेहरे को छुपाते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर दूसरे सीन में डीमन वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा समुंदर था और उसके बीचों बीच एक किला था डीमन वर्ल्ड का। फिर उस समुंदर में से बुलबुला निकलती है और उस समुंदर में से उस मॉन्स्टर का हाथ दिखता है। फिर वो मॉन्स्टर उस किले में आ जाता है। फिर उस किले का अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन मॉन्स्टरों का किंग बैठा होता है और वो मॉन्स्टर उसके सामने होता है। फिर एक बूढ़ा मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर से कहता है वह क्या हुआ, सब कुछ बोलो। जिस पर वो मॉन्स्टर थोड़ा घबराते हुए बोलता है सना मर चुकी है, वह उसका कोई निशान नहीं बचा, हालांकि मेरा सामना एक लड़के से हुआ। जिस पर वो बूढ़ा मॉन्स्टर कहता है एक लड़का?
तब वो मॉन्स्टर कहता है उस लड़की में उस गद्दर की कुछ झलक थी और उसे अपनी पहचान नहीं पता है। जिस पर वो बूढ़ा मॉन्स्टर कहता है तो फिर तुम्हें उस लड़की को लाना चाहिए था। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है मैंने ऐसा करने का इरादा किया था, लेकिन हमारी ताकत आसमान ज़मीन तक फ़र्क था। जिस पर वो बूढ़ा मॉन्स्टर गुस्सा होकर कहता है तो तुमको हार का सामना करना पड़ा और तुम वापस आ गए क्योंकि तुम एक नॉर्मल लड़के से निपट नहीं सकते थे। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है वो साधारण नहीं है, वो दूसरों से हटकर था, वो स्ट्रॉन्ग है, तेज़ है और उसका सांस लेने का तरीका अजीब है। उसकी सांस इतनी ठंडी है, उससे छोड़े गए हवा का हल्का सा टच भी मेरे पूरे बॉडी को जकड़ लेता है। जो सुन के एक मिस्टीरियस आदमी कहता है तुम कहते हो ठंडी हवा, जो सुन के उस मॉन्स्टर की फटके हाथ में आ जाती है, मतलब ये कोई ताकतवर मॉन्स्टर होता है। फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है डेमन जनरल चेन, मतलब डेमन वर्ल्ड का जनरल चेन। फिर वो उस मॉन्स्टर की तरह बनने लगता है और ये देख के वो दोनों मॉन्स्टर सिर झुका देते हैं और वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और तभी उसके पास आके चैन कहता है क्या तुम उसके बारे में श्योर हो, मेरा मतलब है ठंडी हवा। जो सुन के वो मॉन्स्टर कहता है हाँ, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूँगा, ऐसा लग रहा था मानो ठंडी हवा बाहर निकलते समय मैं जाल में फंस रहा हूँ। जिस पर चैन कहता है सच में। जिस पर वो मॉन्स्टर कहता है हाँ, वो ठंडी हवा आग की तरह थे। तभी चैन उसके सिर को पकड़ लेता है जोर से और उसे एक ही बार में उसका सिर अलग कर देता है धड़ से, और वो सिर उस बूढ़े मॉन्स्टर के पास चला जाता है, जो देख के उस मॉन्स्टर की डर के हाथ में आ जाती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। फिर वो बूढ़ा मॉन्स्टर कहता है ठंडी आग क्या बकवास है, हालांकि ये कुछ ऐसा है जो सबसे बड़े बेटे के पास था, लेकिन इसके बने रहने का कोई रास्ता नहीं है, शायद उसने कुछ गलत देखा होगा। तभी चैन कहता है मैं भी ऐसा सोच रहा था, लेकिन इस तरह अपना मुंह कभी मत चलाना। जो सुन के उस मॉन्स्टर के पसीने निकलने लगते हैं। फिर हम लोग उस डीमन किंग को देखते हैं जो खड़ा हो चुका होता है और चैन बैकग्राउंड में कहता है ठंडी आग, उस बच्चे से रिलेटेड निशान, इसका मतलब किंग का बेटा जिंदा है। फिर चैन एक बैकग्राउंड कहानी सुनाता है। समय की शुरुआत से ही इंसान और मॉन्स्टर लगातार लड़ाई करते रहे हैं, दो दुनियाओं के बीच का अंतर बढ़ गया है और कई पीड़ित खून से लथपथ हो गई है। लड़ाई के बाद अचानक ह्यूमन वर्ल्ड की ओर जाने वाले सभी मॉन्स्टर बंद हो गए। वक्त निकलता गया, इंसानों के लिए हम एक लेजेंड या एक लूज़र बन गए थे। कोई बात नहीं, कितनी भी समय बीत जाए बाउंड्रीज क्रैक होने लगेंगी और सभी प्रवेश द्वार जिन्हें पहले सील किया गया था अब छेदों से भर गए हैं। अब समय आ रहा है, एक एक चैन एक किलर स्माइल दे रहा होता है। तो यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छा लगे तो प्यारा सा एक कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।